तो कहानी की शुरुआत एक बड़े से जेल को दिखाने से होती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर को लाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के और लड़की को भी देखते हैं जिनके नाम एडगिन और होल्गा थे। वो मॉन्स्टर यहाँ आते ही होल्गा को तंग करने लगता है, जिसे एडगिन ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता और वो दोबारा से होल्गा को परेशान करने लग जाता है कि तभी अचानक से होल्गा उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह मारती है। इसके कुछ दिनों बाद होल्गा और एडगिन को जजेस के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल की सजा पहले ही यहाँ पर काट ली है। इसलिए दोनों ने दोबारा से खुद को रिहा करवाने के लिए अपील डाली है। यहाँ जज दोनों से सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों छोड़ा जाए, क्या तुमने कभी भी कोई अच्छा काम किया है। इस पर एडगिन जजेस को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन कुछ साल पहले फ्लैशबैक की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एडगिन हंसी खुशी एक कबीले में रहा करता था। एडगिन यहाँ पर चोरों को पकड़ने का काम करता था, जिस दौरान उसे कबीले की ही एक लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर इनको एक बेटी हुई, जिसका नाम एडगिन ने कीरा रखा। ये तीनों अपनी दुनिया में काफी खुश थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक मेहमान नहीं थी, क्योंकि जिन भी चोरों को एडगिन ने कभी पकड़ा था, उनमें से कोई एक एडगिन से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को मार डालता है। हालांकि मारने से पहले एडगिन की बीवी ने अपनी बेटी कीरा को वहीं दीवार में छिपा दिया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन एडगिन ने अपनी बीवी को खो दिया। यही वजह थी कि अब वो उदास रहने लगा था। उसी दौरान एडगिन की मुलाकात होल्गा से हुई और इसके बाद से होल्गा ने कीरा की देखभाल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। होल्गा और एडगिन साथ में भाई बहन की तरह रहने लगे, जहां समय के साथ कीरा भी बड़ी होती जा रही थी और क्योंकि इन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए होल्गा और एडगिन चोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने नियम बनाया था कि चोरी के दौरान ये किसी की भी जान नहीं लेंगे और चोरी ये सिर्फ अमीरों के यहाँ करेंगे। इनकी इस टीम को साइमन नाम के एक जादूगर लड़के के साथ फॉर्ज नाम का एक आदमी भी ज्वाइन करता है। एक दिन ऐसे चोरी करने के दौरान होल्गा को एक जादुई नेकलेस मिलता है, जिससे कोई भी गायब हो सकता था। इसलिए होल्गा वो नेकलेस कीरा को पहना देती है ताकि इससे वो हमेशा सुरक्षित रहे। इसके बाद एक दिन सोफीना नाम की एक रेड विच इन लोगों के पास एक काम लेकर आती है, जिसमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक जगह से बहुत ही खास डिवाइस को चुराना था। लेकिन एडगिन इस काम को करने से मना कर देता है, पर जब फॉर्ज उसे इस डिवाइस की एक खासियत बताता है तो वो उसे तुरंत चुराने के लिए राजी हो जाता है। उस डिवाइस में आखिर ऐसी क्या खासियत थी कि एडगिन तुरंत राजी हो गया, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। एडगिन जाने से पहले कीरा को घर में ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कीरा किसी मुसीबत में फंसे। और यहाँ से सभी लोग उस जगह चोरी करने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचकर एडगिन उस डिवाइस को चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब ये लोग निकलने लगते हैं तो इनके सामने उस जगह के गार्ड्स अचानक से प्रकट हो जाते हैं, जिनसे ना चाहते हुए भी इन सभी को लड़ना पड़ता है। इसी बीच दूसरी तरफ हम सोफीना को देखते हैं, जो असल में यहाँ पर उस डिवाइस के लिए नहीं बल्कि एक लाल रंग की हॉर्न के लिए आई थी। वो उस लाल हॉर्न को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इधर भी जब एडगिन को लगता है कि वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे तो वो फॉर्ज के हाथों में डिवाइस देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, बस तुम मेरे लिए कीरा का ख्याल रखना। इसलिए उसकी बात मानकर फॉर्ज वहाँ से भाग खड़ा होता है। साथ ही साइमन भी इस जगह से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बेचारे एडगिन और होल्गा को गार्ड्स पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। यही कारण था कि दोनों पिछले 2 सालों से जेल में कैद थे, जिसके साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट के समय में आता है, जहां एडगिन ये कहानी सुना रहा था। लेकिन उसकी इस कहानी से जजेस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो एडगिन और होल्गा को रिहा करने से मना कर देते हैं। जिस बीच यहाँ से दोनों को वापस जेल ले जाने के लिए एक बड़ा सा पक्षी आता है, पर एडगिन और होल्गा दोनों का ही प्लान कुछ और था। वो दोनों उस पक्षी को साथ में लेकर सामने की खिड़की से नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि पक्षी के पंखों का इस्तेमाल करके दोनों नीचे गिरने से बच जाएंगे, और दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो नीचे पहुंचते ही वहां से भाग निकलते हैं, जिसके बाद एडगिन अपने घर में जाता है, जहां कोई भी नहीं होता। दरअसल उसे और होल्गा को उम्मीद थी कि फॉर्ज और कीरा उन्हें यहाँ मिलेंगे, इसलिए दोनों फॉर्ज के बारे में पता करने के लिए एक होटल में पहुंचते हैं, जहां एडगिन को फॉर्ज का एक छोटा सा पोस्टर मिलता है, जिससे इन्हें पता लगता है कि फॉर्ज तो इस वक्त नेवरविंटर राज्य का राजा बना बैठा है, जिसे उसने वहाँ से राजा को गद्दी से हटाकर हासिल किया था। ये बात एडगिन को काफी अजीब लगती है, लेकिन इस वक्त उसके लिए अपनी बेटी कीरा को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। इसलिए होल्गा और एडगिन जल्दी से नेवरविंटर पहुंच जाते हैं, जहां आखिरकार एडगिन की मुलाकात कीरा से होती है। वो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है, जिसका ख्याल अब तक फॉर्ज ही रख रहा था। एडगिन फॉर्ज से मिलकर काफी खुश होता है और साथ ही उससे सवाल करता है कि तुमने आखिर ये सब कैसे हासिल किया, जिसके जवाब में फॉर्ज उसे बताता है कि ये सब हासिल करने में मेरी मदद सोफीना ने की। यहाँ सोफीना को देखकर एडगिन और होल्गा दोनों ही भड़क उठते हैं, क्योंकि उसी के कारण दोनों पकड़े गए थे। इस पर फॉर्ज कीरा से कहता है कि इन लोगों ने तुमसे झूठ बोला था कि इन्हें जेल से छोड़ दिया गया, बल्कि सच्चाई ये है कि ये लोग जेल से
भागकर यहाँ आए हैं। इसके साथ फॉर्ज ने कीरा के दिमाग में ये झूठ भी डाल दिया था कि उसके पिता एडगिन ने ये चोरी ढेर सारे पैसों को पाने के लालच में अंजाम दी थी, जबकि सच्चाई ये थी कि जिस जादुई डिवाइस को ये लोग चुराने गए थे उसकी मदद से किसी भी इंसान को जिंदा किया जा सकता था। इसलिए एडगिन उसकी मदद से अपनी पत्नी को दोबारा से जिंदा करना चाहता था। एडगिन फॉर्ज से उस डिवाइस की मांग करता है, लेकिन फॉर्ज साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई डिवाइस नहीं है। यहाँ कीरा भी एडगिन की किसी भी बात का विश्वास नहीं करती, क्योंकि 2 सालों तक फॉर्ज ने उसके दिमाग में एडगिन के खिलाफ गलत बातें ही भरी थी, इसलिए वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। इस पॉइंट पर एडगिन और होल्गा को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही फॉर्ज पर हमला करने के लिए उठते हैं, वैसे ही सोफीना उन्हें अपने जादू का इस्तेमाल करके फ्रीज कर देती है, जिसके बाद एडगिन और होल्गा दोनों को ही कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से भी लड़ाई वगैरह करके दोनों भाग निकलते हैं। एडगिन और होल्गा का बस अब एक ही मकसद था, वो दोनों किसी भी तरह से फॉर्ज का सारा खजाना और उस जादुई डिवाइस के साथ कीरा को हासिल करना चाहते थे। दरअसल फॉर्ज के पास जितना भी खजाना था वो सब इन लोगों ने मिलकर लूटा था, मगर आज फॉर्ज उस पूरे खजाने को हथियाए बैठा है। लेकिन इस चोरी के लिए इन्हें एक टीम की जरूरत थी, इसलिए एडगिन सबसे पहले साइमन को ढूंढने में लग जाता है। वो इन दोनों को सड़क पर छोटा मोटा जादू दिखाते हुए मिलता है, जिस दौरान साइमन लोगों को जादू दिखाने के बहाने बेवकूफ बनाकर उनके जेवर लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो पकड़ा जाता है, जिससे सभी लोग मारने लगते हैं, जिनसे बचकर निकलने का साइमन को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए एडगिन और होल्गा यहाँ से निकलने में उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद एडगिन साइमन को फॉर्ज के बारे में बताने के साथ अपने प्लान के बारे में भी बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं इस काम को अंजाम देने के लिए एक टीम बना रहा हूँ। जिस बात को सुनते ही साइमन एडगिन को डोरिक नाम की एक लड़की के बारे में बताता है। डोरिक की खासियत यह होती है कि वो अपने रूम को किसी भी जानवर या पक्षी वगैरह में बदल सकती थी, इसलिए ये लोग उसे लेने के लिए निकलते हैं। जहाँ आगे जाने पर रास्ते में इन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसे कुछ ही देर बाद मारा जाने वाला था। लेकिन इस बीच वहाँ एक घोड़ा आता है, जो देखते ही देखते अचानक से एक बहुत बड़े बीस्ट में बदल जाता है, और वो बीस्ट सभी सिपाहियों को मारने के बाद उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि जो घोड़ा बीस्ट बना था वही असल में डोरिक है, और इसी के साथ एडगिन डोरिक से मुलाकात करता है, जहाँ वो उसे अपनी कहानी बताने के साथ ये भी कहता है कि अगर तुमने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया तो काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे भी दूंगा। यहाँ एडगिन की ये बात सुनकर डोरिक तुरंत मान जाती है। डोरिक किसी का भी भेष ले सकती थी, इसलिए एडगिन सबसे पहले उसे फॉर्ज के पास चिड़िया के रूप में जाने के लिए कहता है, ताकि उन्हें खजाने की लोकेशन के साथ ये भी पता चल सके कि आखिर किस लॉकर में फॉर्ज ने वो खजाना रखा है और उसे किस तरह के जादू से खोला जा सकता है। दरअसल फॉर्ज को कहीं न कहीं सोफीना के इरादों के बारे में पता था कि वो इस गेम के बहाने राज्य के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगी, ताकि उनकी मदद से वो अपनी एक आर्मी खड़ी कर पाए जो किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह होगी, और ये सब वो उस लाल हॉर्न से करेगी जो उसने एडगिन और होल्गा को फंसा कर चुराया था। यही कारण था कि जिस दिन ये गेम होने वाला था उस दिन फॉर्ज इस जगह को छोड़कर अपने खजाने के साथ निकलने वाला था, इसलिए उसने खजाने को एक बोट में लोड करवाना शुरू कर दिया था। मतलब कि इन सब में फॉर्ज और सोफीना दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे। यही सब बातें दोनों आपस में कर रहे थे, जिसे चुपचाप डोरिक सुन रही थी, और इस बात का एहसास जल्दी ही सोफीना को भी हो जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। लेकिन इससे पहले सोफीना डोरिक को पकड़ पाती, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आती है और वापस पहुंचकर एडगिन से वो बताती है कि खजाने तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि खजाने की रक्षा के लिए फौज ने काफी सारे सैनिक तैनात कर रखे हैं, और अगर मानो हम तिजोरी तक पहुंच भी गए तो उसके लॉक को खोलना आसान नहीं होगा। इसलिए एडगिन साइमन से पूछता है कि क्या वो कोई ऐसा जादू नहीं जानता जिससे वो तिजोरी खोली जा सके। इसके जवाब में साइमन बोलता है कि मुझे तो बस छोटा मोटा ही जादू आता है, लेकिन मेरे कबीले वालों के पास एक ऐसा हेलमेट मौजूद है जिसे पहनकर किसी भी जादू को किया जा सकता है। मगर इस वक्त वो हेलमेट किसके पास है ये साइमन को नहीं पता था, क्योंकि साइमन के कबीले के जादूगरों में आपस में लड़ाई होने की वजह से ज्यादातर की मौत हो गई थी। यहाँ साइमन की इस बात पर होल्गा सबसे कहती है कि मुझे पता है कि हमें उस हेलमेट के बारे में कैसे पता लगेगा। वो सभी को लेकर एक कब्रिस्तान के पास आती है, जहाँ वो सभी जादूगर मुर्दे दफन थे जिन्होंने आपस में लड़कर जान गंवाई थी। यहाँ होल्गा के इशारे पर साइमन एक खास तरह के पत्थर से एक जादू के जरिए सभी मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन इस जादू के नियम के मुताबिक इन्हें हर मुर्दे से सवाल करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी मुर्दे को छोड़ा तो वो तब तक वापस नहीं सोएगा जब तक उससे कोई सवाल न किया जाए। तो एडगिन होल्गा और बाकी सभी मुर्दों से सवाल करने में लग जाते हैं, जिनमें एक मुर्दा पूछने पर बताता है कि वो हेलमेट मेरे पास ही था, लेकिन मैंने मरने से पहले उसे एक योद्धा को दे दिया जिसका नाम जैंक था, ताकि उसे गलत हाथों में पड़ने से सुरक्षित रख पाए। हालांकि इन लोगों को हेलमेट का पता लग चुका था, इसलिए ये लोग बिना
ये देखे वहाँ से चले जाते हैं कि अभी उनमें से एक मुर्दा तो रह गया है, जिससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। एडगिन सभी के साथ ज़ैंग के राज्य में पहुँचता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि ज़ैंग सच में एक महान योद्धा है, क्योंकि वो एक बड़ी सी मछली के मुंह से एक बिल्ली के बच्चे को निकालकर उसकी माँ को दे देता है। एडगिन और साइमन ज़ैंग से मिलकर उससे उसी हेलमेट के बारे में पूछते हैं और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें वो हेलमेट आखिर क्यों चाहिए। यहाँ ज़ैंग एडगिन से वादा लेता है कि तुम इस हेलमेट का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करोगे, जिस वादे को करने के बाद ज़ैंग एडगिन और बाकी सभी से बताता है कि ये सच है कि हेलमेट मेरे पास था, लेकिन फिर मैंने उसे और भी सुरक्षित करने के लिए उसको अंडरडार्क नाम की एक जगह पर छिपा दिया ताकि वो किसी और के हाथ ना लग पाए, इसलिए तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें उस हेलमेट तक लेकर जाऊंगा। कुछ देर बाद ये सभी एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर की दुनिया को ही अंडरडार्क कहा जाता है, इसलिए ये सभी नीचे उतर जाते हैं, जहाँ इनके सामने काफी अजीब अजीब चीजें आती है, मगर ये लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि हेलमेट तक जाने वाला पुल टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ साइमन छड़ी जैसी चीज से जादू करके एक टेलीपोर्टेशन गेट को खोल देता है, जिसके जरिए सभी बड़े आराम से हेलमेट तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब इन्हें वापस भी लौटना था, जो इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर सोफीना के भेजे हुए लोग इन्हें मारने के लिए आए हुए थे, जिनसे इन सभी की अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है और इसमें ज़ैंग भी एडगिन का साथ देता है। लेकिन इनकी लड़ाई के कारण वहाँ एक सोया हुआ ड्रैगन जाग जाता है। हालांकि अभी तक इन्होंने सोफीना के भेजे हुए सभी लोगों को मार डाला था, पर ड्रैगन अब भी इनके पीछे था। इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता कि उस जगह से बाहर कैसे निकलें, और साथ ही वहाँ पानी भी भरने लगा था। तो साइमन सबको टेलीपोर्टेशन के जरिए बाहर समुद्र में ले आता है, जहाँ से निकलते ही ज़ैंग एडगिन से मिलकर चला जाता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। इधर साइमन तुरंत उस हेलमेट को पहन लेता है, जिसे पहनते ही आसपास की चीजें पूरी तरह से बदल जाती है और साइमन के सामने उसके दादाजी प्रकट हो जाते हैं। वो साइमन से सवाल करते हैं, क्या तुम इस हेलमेट के लायक भी हो या नहीं, जिसके जवाब में साइमन हाँ बोलता है, पर जब वो सच में उस हेलमेट को पहनता है तो हर बार वो गिर जाता है और ऐसा ही शाम तक चलता रहता है, जिसके बाद हार मानकर साइमन एडगिन से आकर बोलता है कि मैं इस हेलमेट के लायक नहीं हूँ। इस कारण एडगिन के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि ये लोग सीधा सभी सैनिकों से लड़ते हुए महल के अंदर दाखिल हों। इस वजह से वो सभी के साथ नेवरविंटर की तरफ चल देता है, क्योंकि अभी तक काफी देर हो चुकी थी। फॉर्ज के महल के पास पहुंचते ही एडगिन वहां के सिपाहियों का ध्यान अपने गाने सुनाकर भटकाता है और उसके साथी आखिरकार गेट के अंदर घुस जाते हैं, जहां ये सभी सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं। और इस बीच डोरिक छिपकर देखती है कि आज ही खजाने को एक बोट में पूरी तरह से लोड करवाकर फॉर्ज यहाँ से निकलने वाला था। दूसरी तरफ लड़ाई करते वक्त साइमन दोबारा से उस हेलमेट को पहन लेता है और इस बार हेलमेट उसे अपने लायक मानने लगता है और साइमन हेलमेट के जादू की मदद से सभी को मजा चखाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी बीच वहाँ पर एडगिन को फॉर्ज और सोफीना पकड़ लेते हैं। उन्होंने एडगिन को बड़े से सांप के जरिए बांधा हुआ था। यहाँ फॉर्ज एडगिन से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें आज के गेम में भाग लेना होगा। इसलिए ये लोग अब ना चाहते हुए भी बड़े से ग्राउंड में भूल भुलैया जैसी जगह के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। इन्हें गेम को जीतने के लिए इस भूल भुलैया को सबसे पहले पार करना होगा, क्योंकि यहाँ और भी टीम्स मौजूद थी। इन सभी के हाथों एक ऐसा बैंड पहनाया जाता है ताकि इनमें से कोई भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए, और ऊपर से इस भूल भुलैया में एक मॉन्स्टर भी डाल दिया जाता है, मतलब कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं भाग पाएगा। डोरिक यहाँ एडगिन से बताती है कि आज ही के दिन ये लोग खजाने को पूरी तरह से हटाने वाले हैं, जिसे जाने से रोकने के लिए पहले इन्हें इस गेम को जीतना होगा। इन्हें क्योंकि हथियार भी दिए गए होते हैं, तो ये सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ एडगिन एक पिंजरे में कई सारे लोगों को फंसा हुआ देखकर समझ जाता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसे परेशान देख डोरिक को याद आता है कि उसने इस भूल भुलैया के अंदर एक पोर्टल देखा था, इसलिए वो सभी को लेकर उसे ढूंढने के लिए जाती है। वो जल्दी ही उन्हें मिल जाता है और उसके अंदर से किसी तरह घुसकर ये लोग सीधे फॉर्ज की बोट पर पहुंचते हैं, जिसके जरिए वो अपने खजाने के साथ निकलने वाला था। यहाँ पहुंचते ही एडगिन के हाथ वही डिवाइस लग जाती है जिससे मरे हुओं को जिंदा किया जा सकता था। यहाँ खुद को फंसता देख फॉर्ज एडगिन की बेटी कीरा को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है। इस पर फॉर्ज को होल्गा एक आलू फेंक कर मारती है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और ये लोग फॉर्ज को काफी ज्यादा मारने के साथ उसको बंदी बना लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोफीना अपने मंसूबों को अंजाम देने में लग गई थी, क्योंकि इस गेम को देखने के लिए सभी लोग आए हुए थे। इसलिए लाल रंग के हॉर्न के जादू की मदद से वो लोगों को एक तरह से ज़ॉम्बीज में बदलती जा रही थी। जिस चीज का पता जब एडगिन और उसकी टीम को लगता है तो एडगिन सबसे पहले अपनी बेटी को वही
गायब होने वाला नेकलेस पहनाकर उसे गायब कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद वो साइमन के जरिए बड़े बड़े गुब्बारों से फॉर्ज का सारा खजाना बाहर सड़क पर गिराने लग जाता है, जिसे ऐसे गिरता देख लोग उसे लेने के लिए एकदम से पागल हो जाते हैं। यहाँ लोगों के ऐसे भागने के कारण सोफिना का मकसद कामयाब नहीं हो पाता और वो एडगिन की टीम पर बौखलाकर हमला कर देती है, लेकिन कोई भी उससे नहीं डरता। एक तरफ से डोरिक बीस्ट में बदलकर उससे लड़ रही थी तो दूसरी ओर से साइमन जादुई हेलमेट की शक्तियों से उस पर वार कर रहा था। यहाँ एडगिन और होल्गा भी काफी बहादुरी से लड़ते हैं, पर शायद सोफिना से जीतने के लिए इतना काफी नहीं था। इसलिए यहाँ एडगिन एक चाल चलता है और अचानक से कीरा प्रकट होकर सोफिना को वही बैंड पहना देती है जिसे इन्हें भूल भुलैया के दौरान पहनाया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बैंड को पहनने वाला कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस चीज का फायदा उठाकर बीस्ट बनी डोरिक उस पर झपट पड़ती है और इस तरह से सोफिना का अंत होता है। हालांकि इस लड़ाई में होल्गा जख्मी हो गई थी, इसलिए उसको मरने से बचाने के लिए एडगिन उसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है और इससे होल्गा जिंदा हो जाती है। जबकि ये डिवाइस एडगिन ने अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए रखी हुई थी और क्योंकि इस डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है तो एडगिन ने ये फैसला सोच समझ कर लिया था। जिसके बाद एडगिन नेवरविंटर के असली राजा को उनकी राजगद्दी सौंप देता है जिसे फॉर्ज ने उनसे छीन लिया था और इस पर राजा इन लोगों को एक योद्धा की उपाधि देता है। दूसरी ओर हम फॉर्ज को देखते हैं जो ठीक उसी तरह से जजेस के सामने से भागने की कोशिश करता है जैसे कि होल्गा और एडगिन भागे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इसी के साथ मूवी के आखिरी सीन में हमें वही मुर्दा देखने को मिलता है। वो अभी तक इंतजार कर रहा था कि उससे कोई आकर सवाल पूछे ताकि वो दोबारा से मर सके और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।